अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो जो है वो है सेक्शन 7E डीम्ड इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसमें आज की वीडियो में हमारा जो मेन जो आउटलाइंस हैं वो आपको मैं बताता चलूँ। तो इसमें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये है क्या, ये कब और कैसे आया, इसका तरीकाकार क्या था, ये कितनी मालियत की प्रॉपर्टी पर लागू था, इसमें कितने अफराद को छूट हासिल थी या किन अफराद को छूट हासिल थी, और अब मौजूदा सर्कुलर इस पर कैसे असरअंदाज हो रहा है, और ये प्रॉपर्टी फरोख्त करने के लिए जमा करवाना ज़रूरी है कि नहीं। ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरी वीडियो में जो है इसकी कह लें कि डेफिनेशन के साथ साथ आज का जो है वीडियो का मकसद बनाने का यही है कि इस सेक्शन को समझने के साथ साथ जो इसमें रिसेंटली 21 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया गया है की जानिब से, तो प्रॉपर्टी सेल के टाइम आपको इसको डिपॉजिट सेरेमनी का टैक्स जो है वो डिपॉजिट कराना ज़रूरी है। उस हवाले से इसको समझाने की आज पूरी कोशिश की जाएगी। तो इंशाल्लाह वीडियो को बगैर स्किप किए जो है आप देखिएगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को इस एक वीडियो में इस पूरे सेक्शन की समझ आ जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो इसमें हम आपको आज को बताते हैं कि कब और कैसे आया। बेसिकली ये जो टैक्स है इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट। इसको किया गया थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022। ठीक है, इसको 2022 में इम्प्लीमेंट इसका किया गया। और इसके साथ ही इसका जो एक बैड इफेक्ट ये था वो ये था कि इसको जो है ना कह लें कि लास्ट ईयर जो है यानी कि 2022 की रिटर्न में इसको लाजिम करार दिया गया कि आपने इसका डीम टैक्स जो है वो 2022 की रिटर्न में सबमिट करवाना है। यानी कि जो अफराद ये अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट भी कर चुके थे उनको भी ये 31 दिसंबर तक टाइम दिया गया कि आप इस टैक्स को सबमिट करवाएं। इसके लिए जो है वो टैक्स पेयर्स जो हैं वो मुख्तलिफ फोरम पे गए और उन्होंने, और इसके साथ साथ टैक्स बार्स ने भी उनका साथ दिया। टैक्स बार्स भी जो कि उनको भी ये था कि टैक्स पेयर्स तो ऑलरेडी जो है वो सारे अपने रिटर्न सबमिट करवा चुके हैं, तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है रिलीफ लेने के लिए फ़ाइल की और मुख्तलिफ जगहों पर इसका स्टे भी चल रहा है। और इस सिलसिले में ये केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी गया। इसके बाद कह लें कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये फैसला आया। हाई कोर्ट में तो ये पेंडिंग रहा। सिंध हाई कोर्ट की तरफ से इसकी एक जजमेंट आई, लेकिन जजमेंट जो है वो कह लें जैसे तैसे करके वो डिपार्टमेंट की फेवर में ही रही थी कि टैक्स पेयर को ये टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की इस लिहाज से एक जजमेंट आ गई। उसने कहा कि जी इसको जो है ना आपने 50% आप इसकी लाइबिलिटी टैक्स पेयर से कह के पे करें, और जो पेंडिंग है वो जो है वो जो भी डिसीजन उनके कंसर्न्स कोर्ट होंगी उनके डिसीजन को जो है फॉलो किया जाएगा। समझ में ये आया या समझ ये लगता है कि आ जाके ये टैक्स जो है ना किसी सूरत आपको पे करना ही पड़ना है, अभी नहीं तो कल से ये सिलसिला कर चलता रहता है। अब चलते हैं कि ये जो है इस टैक्स को आपको इम्प्लीमेंट जो किया गया, इस टैक्स की मेन चीज़ क्या थी, ये कितनी प्रॉपर्टी पर ये लागू होना था और किस रेशो से लागू होना था। तो इसमें ये बताया गया था कि ये जो है ये 25 मिलियन की जो है ना प्रॉपर्टी पर ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था। यानी कि जिन अफराद के पास एक से ज़ायद प्रॉपर्टी हैं वो ये टैक्स अदा करेंगे। इसके लिए इन्होंने 25 मिलियन की जो है वो एक लिमिट रखी। यानी कि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से ऊपर जाएगी वो इसको टैक्स पे करेंगे, और इसका जो डिक्लेयर वैल्यू होगी उसकी हमने 1% जो है टैक्स हमने अदा करना था डीम इनकम टैक्स की सूरत में। और ये इसका जो इम्पैक्ट था ये एक दफ़ा नहीं होना था, बल्कि जब तक ये प्रॉपर्टी यानी कि वैल्यू की प्रॉपर्टीज यहाँ एक हो चाहे वो दो हों, चाहे ज़्यादा यानी कि तादाद में हों, आपके पास रहेंगी, आपको इसका टैक्स अदा करना होगा यानी कि एनुअल बेस के ऊपर। और जब तक वो प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड रहनी थी उसका आपने टैक्स पे करना ही करना था हर साल के अपने एनुअल रिटर्न के अंदर। और ये जो है इसके पास ये था 2022 का सिनेरियो कि 1% टैक्स
अब इसमें गवर्नमेंट कल को फाइनेंस एक्ट के ज़रिए इसमें अमेंडमेंट करके इस परसेंटेज को बढ़ा भी सकती है, और ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आके ना कहीं कुछ चीज़ों पे ना इस सेक्शन में एग्जम्पशंस थी। अब एग्जम्पशंस जो थी वो क्या थी, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें कुछ एग्जम्पशंस ये थी कि सबसे पहले तो ये था कि जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं, यानी कि आपकी जो लिविंग प्रॉपर्टी है, जो आपकी लिविंग प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगना था। ठीक हो गया, नंबर एक तो ये होगी एग्जम्पशन। दूसरी एग्जम्पशन ये थी कि जो प्रॉपर्टी आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगना था। क्यों? उस सूरत में नहीं लगना था जब आप उसकी जो रेंटेड इनकम है उसको आप अपनी एनुअल रिटर्न में टैक्स उस यानी कि अमाउंट पे टैक्स पे कर रहे हैं तब। ठीक है, अब इसके अलावा आगे आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो थी, एग्रीकल्चर लैंड में उस सूरत में इसमें एग्जम्पशन हासिल थी कि जब आप एग्रीकल्चर लैंड का जो भी आपका ज़री टैक्स है वो आप सूबाई तौर पे अपने डिपार्टमेंट, अपने मुतल्लिका डीसी ऑफिस में, एसीडीसी ऑफिस में सबमिट करवा रहे हैं, तो उस सूरत में यहाँ आपको एग्जम्पशन हासिल है, आपका एरिया जो है वो एग्जम्प्ट एरिया में आता है, उस सूरत में इसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगना था। फिर इसमें फर्दर जाके जो एग्जम्पशन थी वो थी सेल्फ जो है बिजनेस वाली, यानी कि अगर आपने जो आपके पास इसकी मालिक की प्रॉपर्टी है पर आपने वो सेल्फ बिजनेस पर रजिस्टर्ड की हुई है, यानी कि आपका जो बिजनेस है आप वहां पे अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उस सूरत में ये जो है आपको टैक्स जो है ना अदा नहीं करना पड़ना था। इसी तरह आपने अगर जो है प्रॉपर्टी ली सेम ईयर में और सेम ईयर में ही सेल कर दी, उसके ऊपर भी 7 का टैक्स नहीं लगना था, यानी कि उसके ऊपर क्योंकि आपने कैपिटल गेन दे देना था, तो कैपिटल गेन पर 236K का जो टैक्स है वो आपने कैपिटल गेन की सूरत में अदा कर देना था, इसलिए उसके ऊपर आपको टैक्स ये वाला अदा नहीं करना पड़ना था। फिर इसी तरह जो आगे फर्दर चलें तो इसमें एग्जम्पशन थी शोहदा को जो अलॉट किए गए प्लॉट से, यानी कि हमारी आर्म फोर्सेस के जो शोहदा हैं ड्यूरिंग वार्स वगैरह जो शहीद हो जाते हैं, उनको जो है उनको अलॉट किए गए प्लॉट, वो उनकी बेवाएं वगैरह जो फरोख्त करेंगी वो प्लॉट, उसके ऊपर भी 7 का टैक्स नहीं लगना था। फिर इसके बाद जो आखिरी आपकी लास्ट आ जाती थी वो आ जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना रेंट पे लिया गया कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी, जिसको कोई भी आपका फेडरल या सूबा या प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी आपसे रेंट पे ले रही थी, उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी ये आपको टैक्स नहीं लगना था। ये तो था एक 7E का मुख्तसर सा खुलासा जो आपको बताने की मैंने कोशिश की, मुख्तसर से वक्त में समझाने की, और क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद बेसिकली 7E का चलान है जो हम आगे सर्कुलर आज यानी कि 24 को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 जुलाई को, तो वो लेकिन 21 जुलाई 2023 में सर्कुलर एक आया कि प्रॉपर्टी सेल करते वक्त 7E का चलान आपने सबमिट करवाना है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का मेन मकसद वो है, लेकिन जब तक ये सेक्शन आपको समझ ना लगे तो वो वीडियो उसको समझाना मेरा ख्याल है कि बेहतर नहीं था, इसलिए इसको एक वीडियो में मर्ज करने की कोशिश की गई है। मैं इंशाल्लाह मजीद अब आगे आपको अगला जो अपना आज का टॉपिक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो जी दोस्तों, अब हम अपने जो है मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। FBI की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन जो कि ये आपको सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये जारी किया गया 21 जुलाई 2023 को। ठीक है जी, अब इसमें जो है वो उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं रिगार्डिंग मोड एंड मैनर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7E ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से ही सारा है। इसमें अगर ये सर्कुलर आप देखें तो इसके लास्ट पे इन्होंने जो है ये सारा कुछ वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका जो है लास्ट में ये एक फॉर्म ए इन्होंने है ये एक अटैच कर दिया, और ये फॉर्म ए जो है इसी के बारे में आज की वीडियो का ज़्यादा है। ये देखें ये फॉर्म है, ठीक है जी। अब इसमें ये जो है ये जब जारी किया 21 जुलाई 2000 जो है 23 में, इसमें बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो
236C, यानी कि आप अगर जो पहले टैक्स पे कर रहे हैं सेल प्रॉपर्टी को करते वक्त, वो था 236C। ठीक है। अब इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जी, इसके साथ जो है आप यहाँ तो जो है ना 7E का जो है वो टैक्स जो है वो पे करें, चालान जो है उसका बना के, और या फिर इसके लिए आप जो है ना एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करें कि आप पे ये लागू होता है कि नहीं होता। अब ये जो फॉर्म आपको दिखाया था मैंने, ये फॉर्म बेसिकली ये वाला जो फॉर्म है ये एग्जम्पशन के लिए है कि आप इसमें फॉल करते हैं कि नहीं करते, ये एग्जम्पशन के लिए है। अब इसमें ये है कि ये सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई होगा और कब होगा, तो इसका यही है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये मुतलका कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को अप्लाई किया जाएगा। बेसिकली जब 7E सेक्शन आया था फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए, तो लोगों ने इस पर जो है ना स्टे लिया और फिर इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई। कुछ लोगों ने इसकी 50% लाइबिलिटी भी अदा कर दी, मगर कोई खातर हवा रेवेन्यू इकट्ठा ना हो सका। तो फिर जो है फाइनेंस एक्ट 2023 में इसको एक रूल के जरिए जो है ना डिपार्टमेंट ने 7E को दोबारा इंसर्ट किया और इसको 236 के साथ ऐड कर दिया, यानी कि 236 को भी उन्होंने अमेंड कर दिया, जो 236C जो कि हम प्रॉपर्टी सेल करते वक्त पे करते हैं कि जब भी कुछ जो शख्स है वो प्रॉपर्टी सेल करेगा उसने 7E का टैक्स जरूर अदा करना है। इसी जुमरे में जो है वो एलडीए ने भी अपना वन विंडो पर एक चेकलिस्ट अवेजा कर दी है, जिसके ऊपर उन्होंने लिखा बकायदा कि सेक्शन 7E का परफॉर्मा जो है वो ट्रांसफर सेट के साथ लाजमी लफ किया जाए। इसी तरह जो सब रजिस्ट्रार वगैरह हैं उन्होंने भी तकरीबन 1 जुलाई से जो है नई रजिस्ट्रियाँ पास करना जो है वो रोक दी हुई हैं। और मज़े की बात सबसे ये है कि इनको अभी तक सेक्शन 7E का हमारे माशाल्लाह कह लें कि गवर्नमेंट एम्प्लाई जो है रजिस्ट्रार वगैरह उनको भी नहीं पता कि ये क्या है और कैसे। हालांकि इस सिलसिले में मुझे एक जो है अपने कुलीग की कॉल आई और उन्होंने कहा यार मुझे एक सब रजिस्ट्रार वगैरह साहब की एक कॉल आई है, वो कह रहे हैं यार 7E की बुलाए इनके बारे कोई नोट जिहा ते बना के मिल दे। तो यानी कि 7E अभी इन्होंने अपने ही अथॉरिटीज़ को समझाया नहीं है, ना ही उसके बारे में बताया, लेकिन इसको जो है ना हम पे मुसल्लत कर दिया गया। ये करना कैसे करना, अब सारी इसमें कबाहतें आगे आएंगी, आस्ता आस्ता निज़ाम चलेगा। तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि ये कैसे है कैसे नहीं है, अभी इसको समझना ज़रूरी है, फिर इसके आगे इसके टैक्स पे होगा जो भी है आगे फर्दर चलेगा। तो इसके अलावा जो है हमें सबसे बड़ी चीज़ समझनी चाहिए कि हमें कम से कम इसको हाँ नाव दे के ही इसको जो है ना हम पे मुसल्लत किया जाता तो बेहतर था। खैर अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। अब जो सर्कुलर आया है इससे कम से कम रुकी हुई जो ट्रांसफर और रजिस्ट्री हैं वो अपने यानी कि अंजाम तक पहुंचेंगी। इस सर्कुलर के मुताबिक जो पॉइंट है वो आपको क्लियर करता जाऊं। अगर सर्कुलर की बात जो मैं कर रहा हूँ, सर्कुलर एक दफ़ा आपको फिर दिखाता हूँ, इस सर्कुलर की बात कर रहा हूँ जो 21 जुलाई 2023 को आया है। ठीक है जी, ये वाला। अब इस सर्कुलर के बारे में ये है कि ये सर्कुलर कहता है ही अगर सेलर प्रॉपर्टी सेलर जो है उसका नाम ATL लिस्ट में नहीं है या किसी भी सूरत वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो वो 236C की तरह 7E का 1% टैक्स अदा करेगा। और ये वैल्यू जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू। अब इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि प्रॉपर्टी यहाँ प्रॉपर्टीज की वो वैल्यू जो है वो जो पहले मैंने आपको समझाया कि 25 मिलियन से अबव हो तो ये टैक्स है। यहाँ जो एग्जम्पशंस हैं वो इस सेक्शन में बताई ही नहीं गई, इस सेक्शन के मुताबिक सर्कुलर में बताई ही नहीं गई, उनका यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं है। वो एग्जम्पशन अभी भी है या नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर इसमें कहीं भी इस चीज़ को नहीं लिखा गया। तो इंडायरेक्टली अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को जल्द अज जल्द सेल करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो आपको ये टैक्स लाजमी अदा करना होगा और ये फेयर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगा। आपकी जो है जो वैल्यू वहाँ पे आपने वेल्थ में पुटअप की हुई है उसके कहने के अगेंस्ट नहीं ये होगा। इसकी जो FBR की वैल्यू आ रही होगी इनके पोर्टल पे
उस वैल्यू के मुताबिक ये टैक्स पे होगा। यानी कि आपको समझाता चलो इसमें थोड़ा सा, इसमें ये था, एक सेकेंड, आपका जो है ये 1% टैक्स है, ये लाएगा और फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, FBR रेट जो है वो, ठीक है। अब इसमें दूसरा जो आपको आता है वो ये है कि अगर सेलर जो है उसका नाम ATL लिस्ट में है और उसने अपने रिटर्न में यानी कि 2022 के रिटर्न में इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया हुआ जो अब वो सेल करना चाह रहा है, तो अब एक फॉर्म जो इस सर्कुलर के साथ फॉर्म A के नाम से जारी किया गया, इसको फाइल करके वो अपने मुतलका कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को जो है वहाँ से इसकी अप्रूवल लेगा कि मुझे एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए, और 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ना एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जारी करने का वो कमिश्नर पाबंद है। और इस सर्टिफिकेट को आप फिर अपने ट्रांसफर सेट के साथ जमा करवाएंगे जो कि काबिल कबूल भी है। लेकिन अब इसमें कबाहत ये है कि फॉर्म ए जितना टिपिकल बनाया गया है, ये जो फॉर्म ए इसमें जो कह लें कि फीडिंग है वो आम बंदा नहीं कर सकेगा, वो आपको जो तो है अपने ही जो है टैक्स कंसल्टेंट से फिल करवाना पड़ेगा और उसी के थ्रू इसको सबमिट करवाएंगे, जारी बात है, फिर उसी से आप रब्ता करके उसके सारे प्रोसीजर को आगे चलाएंगे और फिर वो अपनी जो है चार्जेस भी लेगा आपसे। उसके बाद कमिश्नर साहब का जो है वो अपना अलहदा एक लहतो लाल से काम उन्होंने लेना है, और हो सकता है कि उनका कोई जो जूनियर स्टाफ है वो आपसे इससे बारे में कोई ना कोई डिमांडिंग, जारी बात है जो करते हैं वो डिमांड भी रख देगा कि ऐसे ऐसे, जैसे आपको याद होगा कि एक्साइज में हम एक NOC लेते थे और प्रॉपर्टी सेल करते वक्त, और उस NOC का लेना भी कोई आसान काम नहीं था, उसके लिए भी आपको माशाल्लाह कुछ ना कुछ वैल्यू पे करनी पड़ती थी TADA की सूरत में। मुख्तसर ये कि अब 1% अदा करना ही जो है ना वो बेचारे सेलर के लिए आसान होगा, क्योंकि इस प्रोसीजर को इतना पेचीदा कर दिया गया है कि घूम फिर के जो है ना टैक्स पेयर को यही आसान लगे कि यार मैं 1% जल्द से जल्द जमा कराऊँ और अपनी जान छुड़वाऊँ, इसके अलावा उसके पास कोई हल ना बचे, ठीक है जी। और नंबर 3 पे जब आता है इसमें यह है कि फॉर्म ए में या सर्कुलर में कहीं भी ये बात वाज़ेह नहीं की गई कि जो लोग टैक्स ईयर 2022 में 7E से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई लिटिगेशन है या उसमें वो अपने 50% लायबिलिटी अदा कर चुके हुए हैं, वो इस फॉर्म को कैसे सबमिट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इस फॉर्म के ऊपर कोई लिटिगेशन या स्टे मैटर का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इस पर अभी वर्किंग शुरू नहीं हुई। अब जाहिर बात है आज से वर्किंग डेज स्टार्ट हुए हैं सर्कुलर के बाद, तो आस्ते आस्ते इसमें समय लगेगी क्या करना कैसे चलना, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही वर्किंग शुरू इस सर्कुलर की सारी कबाहतें भी सामने आ जाएंगी। अब मुख्तसर ये है कि जिन लोगों की ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रियाँ पिछले महीने से रुकी हुई हैं वो अब चूंकि ये कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप जो है लिटिगेशन में हैं या आपने स्टे लिया हुआ है इसके बाबत जो है, तो सारी बात है फिर एक एप्लीकेशन ही साथ एक रिटर्न फॉर्म में आप सबमिट करवाएंगे जो कि आपके कमिश्नर साहब को बता सकें कि हम तो इस लिटिगेशन में हैं ऐसे वैसे। लेकिन मुख्तसर ये कि इसमें जो समझ लगती है वो ये लगती है कि जिन लोगों की ट्रांसफ़र रजिस्ट्रियाँ पिछले महीने से रुकी हुई हैं या अभी भी काफ़ी दिन, आज भी माशाल्लाह 24 जुलाई होगी, तो 24 दिन तो हो ही गए, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गए, तो अभी तक जिनकी रजिस्ट्रीज वगैरह रुकी हुई हैं वो जो है फेयर मार्केट वैल्यू का 1% सेक्शन 7E के तहत जमा करवा कर अपना प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के। याद है कि टैक्स जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर ही अदा होगा, आपकी फीडिंग जो है जो प्रॉपर्टी वैल्यू आपने शो की हुई है उस वैल्यू के मुताबिक नहीं होगा। या फर्ज करें आपने एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो पुट की हुई है, आपने तकरीबन समझ लें कोई 3 करोड़ रुपया, या फर्ज करें वो थी 2 करोड़ रुपया, इससे बिलो देन बात कर लेते हैं, तो 2 करोड़ थी, अब उसकी वैल्यू जो है वो हो चुकी हुई है 4 करोड़, तो वो आप 4 करोड़ के मुताबिक ही उसकी फीडिंग करेंगे, उसकी 2 करोड़ के मुताबिक उसको टैक्स पे नहीं करेंगे, और ये जो है तकरीबन सारी प्रॉपर्टीज़ पे ही लागू होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी यही फार्मूला लगेगा, उसको जो है कह लें कि इस टैक्स के जैसे 236C हम गिफ्टेड प्रॉपर्टी पे करते हैं ऐसे ये भी पे करेंगे।
तो कोशिश तो मैंने काफ़ी की आपको ये सर्कुलर समझाने की, और इसके साथ साथ जो है सेक्शन 7 को भी। सेक्शन 7 बेसिकली इतनी शॉर्ट वीडियोस में नहीं समझाने वाला, लेकिन मैंने कुछ सीधा चीज़ें आपके सामने रखती हैं, ताकि अगर कोई दोस्त अहबाब भी हमसे पूछते हैं कि यार ये सेक्शन 7 क्या है, तो हम उसको कम से कम ये लिंक शेयर कर दें, क्योंकि इसकी बहस जो है वो आधे पौने घंटे की कम से कम बहस है कि ये क्या है, कैसे है, किस तरह। तो इसको हम अगर उसको शेयर कर देते हैं या उसको ये सुना देते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इस सेक्शन को कम से कम समझ जाएगा। बाकी हर किसी ने इसको अपने लिटिगेशन के मुताबिक ही समझना कि ये क्या है, कैसे है, और इसको कैसे एंटरटेन करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।